दोस्तों, आज की ये कहानी है एक क्रूर जमींदार और एक गरीब किसान राघव की। व्यासपुर नामक गांव में एक जमींदार रहता था जो बहुत ही घमंडी और क्रूर था। गांव के सभी किसानों पर वह जुल्म किया करता था और तो और उसने गांव के सभी लोगों की जमीन थोड़े से पैसे देकर हथिया ली थी। और अब उसकी नजर गांव के एक छोटे से किसान पर थी जिसका नाम था राघव, जो अपनी पत्नी शीला और अपने दो बच्चों नैना और अमन के साथ रहता था। राघव बहुत गरीब था। उसके परिवार की हालत भी बहुत दयनीय थी। सुनिए जी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? जमींदार के यहाँ से कई बार बुलावा आ चुका है। यदि मैं उनके घर पर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन मांज भी लूं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम घर पर महीने भर का राशन तो आ जाएगा। नहीं नहीं, तुम ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हारे ऐसी बात करने से मेरा मन बड़ा रो पड़ता है। मुझे बहुत दुख होता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा कि मेरी पत्नी दूसरे के घर जाकर काम करे। नाना, मैं ये नहीं देख पाऊंगा। अरे, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? यह तो मैं अपने परिवार के लिए सोच रही हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें काम करने नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहा। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस तरह से लोगों के घर काम करता हुआ नहीं देख सकता। राघव और उसकी पत्नी जैसे तैसे अपने घर का गुजारा चला रहे थे। वे लोग बहुत गरीब थे। उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे। इस पर राघव जब भी गांव वालों से मदद मांगने जाता, जब भी वह किसी से कहता हल चलवा दो या ट्रैक्टर चलवा दो, तो गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता। वे लोग उससे पैसे मांगते, लेकिन राघव के पास तो पैसे थे ही नहीं। इसी कारण गांव का कोई भी व्यक्ति राघव की मदद के लिए आगे नहीं आता था। इसलिए राघव को खुद ही खेतों में मेहनत करनी पड़ती। राघव दिन रात मेहनत करता, लेकिन सूखी और बंजर जमीन पर वो भला किस तरह से अनाज उगाए? वह अपने आप को लाचार और निसहाय महसूस कर रहा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करे। उधर दूसरी तरफ वो क्रूर जमींदार भी राघव के खेत पर नजर गड़ाए हुए बैठा था। वह जब भी राघव से मिलता तो उससे एक ही बात कहता, अरे राघव, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैंने तुम्हें कई बार कहा है, तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो। इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। नहीं नहीं मालिक, आप तो अमीर हैं, आप बड़े लोग हैं, और मैं जानता हूं कि आप मुझे मेरी जमीन के अच्छे भाव भी दे देंगे। लेकिन वो पैसे लेकर मैं क्या करूंगा? वो पैसे आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद मैं क्या करूंगा? यदि आप सच में ही मेरी मदद करना चाहते हैं, तो कृपया करके मेरे खेतों में पानी चलवा दें, जिससे मैं अपने खेतों में हल चलाकर उसमें अच्छी सी फसल बो सकूं। अच्छा, तो तुझे पानी चाहिए? ठीक है, मुझे तू 2000 रुपए दे दे। मैं पूरे 4 दिन तेरे खेतों में पानी चलवा दूंगा। क्या कहा आपने? 2000 रुपए? यदि मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं खुद का ही ट्यूबवेल ना लगवा लेता। यदि समय समय पर बारिश होती तो मुझे यूं आपके सामने हाथ ना फैलाने पड़ते। राघव, तेरी जुबान बहुत चलती है। देखना, एक दिन तुझे मेरे पास आना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह जमींदार और राघव अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही राघव अपने घर पहुंचता है, तभी उसकी पत्नी कहती है, देखिए, मैंने आपसे कई बार कहा, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनते। आज घर में बिल्कुल भी राशन नहीं बचा हुआ। अब बताइए मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर बच्चे क्या खाएंगे। मैं उन्हें क्या खिलाऊं? ठीक है, मैं कुछ करता हूं। जा रहा हूं
कहीं पर दिहाड़ी पर काम कर लेता हूँ। कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। राघव यह सोचकर जमींदार के पास जा रहा था कि शायद जमींदार के पास कुछ न कुछ काम होगा और वह उस काम के उसे कुछ पैसे भी दे देगा, जिससे वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाएगा। यह सोचकर वह जमींदार के घर की ओर निकल पड़ता है। वह यह सोचता हुआ निराश होकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक व्यक्ति नजर आता है। राघव को देखकर कहता है, क्या हुआ, पहचाना नहीं? नहीं, आप कौन हैं? अरे मुझे तो लगता था कि तुम मुझे केवल एक नजर में देखकर ही पहचान लोगे। तुम तो दोस्ती के नाम पर धब्बा निकले। अरे अरे, तुम तो विजय हो ना? तुम तो कितने बड़े हो गए हो। जब तुम यहां से गए थे तब तुम बहुत छोटे थे और मैं तब का ही तुम्हें मिला हूं। तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे पहचान लेता? पर विजय, तुम यहां पर क्यों आए हो? मैंने तो सुना था तुम शहर में बहुत अच्छी नौकरी करते हो और तुम्हें शहर में बहुत अच्छी पगार भी मिलती है। फिर तुम यहां पर क्या करने आए हो? अरे अरे, सारी बातें यहीं पर कर लोगे या मुझे अपने घर भी ले चलोगे? अरे हाँ, मैं भी कितना बुद्धू हूं। चलो घर चलो। राघव विजय को लेकर घर जाता है और वहां पर वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो? देखो कौन आया है। नमस्ते भाभी जी। ये तो पागल हो गया, ये नहीं बताने वाला। मैं अपना परिचय खुद ही दे देता हूँ। मेरा नाम विजय है। मैं और राघव बचपन के पक्के दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, आप ही विजय हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। तभी विजय घर की ओर देखता है और घर की हालत बहुत खराब नजर आती है और घर में केवल थोड़ा मोड़ा ही सामान था। यह देखकर विजय कहता है, मित्र, ये तुमने अपने घर की क्या हालत बना रखी है? अरे यार, कुछ मत पूछ। देखते ही देखते सब कुछ खत्म होता चला गया और कुछ पता भी नहीं चला। खेतों में पैदावार कम होने के कारण देखते ही देखते घर का सब कुछ एक एक करके बिकता चला गया। सही समय पर वर्षा भी नहीं होती, जिस कारण खेती में भी अब वो मुनाफा नहीं मिल पाता और पैदावार भी अब पहले से बहुत कम हो चुकी है। और जब मैं किसी से मदद मांगने जाता हूं, किसी से कहता हूं कि मेरे खेतों में पानी छोड़ दीजिए, तो वे लोग मुझसे पैसे मांगते हैं और मेरे पास 1 पैसे भी नहीं है। जैसे तैसे ये जिंदगी की गाड़ी बस चल रही है। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता मित्र? जब तुम यहां से गए थे तब तुम छोटे थे और तुमने अपने नए ठिकाने का मुझे पता तक नहीं दिया था। फिर मैं कहां जाता, किससे पूछता? खैर ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि आखिर यहां पर कैसे आना हुआ और तुम्हारे परिवार में अब कौन कौन है? तुम्हारी शादी हुई या नहीं? अरे भाई रुक जा, इतने सारे सवाल एक साथ। अच्छा ठीक है, बताता हूं। घर में सब लोग ठीक है। पिताजी अब नहीं रहे, लेकिन माँ है और मेरी शादी भी हो चुकी है। साथ ही मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो तुम यहां पर क्यों आए हो? जब तुम शहर में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो यहां पर तुम्हारा क्या काम? अरे यार, जब मैं यहां से गया था तो मेरा मन यहीं पर रह गया। हालांकि मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी थी, इस कारण मुझे यहां से जाना पड़ा। लेकिन मैं ये मन ही मन ठान चुका था कि मैं वापस लौटकर अपने गांव में ही रहूंगा। और वैसे भी अपनी मिट्टी की बात तो कुछ और ही होती है। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों मिलकर यह सोच रहे हैं कि हम गांव में ही खेती बाड़ी करेंगे। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही एग्रीकल्चर के शिक्षक हैं और हमें खेती के नए नए तरीके भी पता है। इसलिए हमने तय किया है कि हम अपने गांव में अब खेती बाड़ी करेंगे और बाकी सब गांव वालों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे। अरे यार, मेरे बारे में भी कुछ सोच। हाँ हाँ ठीक है, तू फिक्र मत कर। हम कल ही तेरे खेत चलेंगे और देखेंगे कि क्या दिक्कत है। अगले दिन राघव और विजय दोनों राघव के खेत जाते हैं। वहां पर विजय जाकर राघव की खेत की मिट्टी को जांचता और परखता है और कुछ पैसे लगवाकर वह उस खेत में ट्यूबवेल भी लगवा देता है और फिर
राघव के साथ जाकर वह तरह तरह के बीज भी लेकर आता है और फिर वह कहता है, राघव, हमें एक ही खेती के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें अब हर मौसम के हिसाब से तरह तरह की खेती करनी चाहिए। अब से जैसा मैं तुम्हें कहूंगा तुम बिल्कुल वैसा ही करना, और देखना कि तुम बहुत जल्दी मुनाफा भी कमाने लगोगे। विजय के कहने पर राघव बिल्कुल वैसा ही करता है। वह अपने खेतों में अलग अलग प्रकार के बीज बो देता है और देखते ही देखते केवल 2 महीनों के भीतर उसकी जमीन पर अच्छी और हरी सब्जियां भी उग जाती हैं, जिसे लेकर विजय और राघव मंडी जाते हैं और वहां पर उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। मित्र, आज तेरी वजह से पहली बार मैंने मुनाफा कमाया है। तू सच में एक फरिश्ता है जो मेरी डूबती हुई नैया को पार कराने आया है। अरे यार, हम दोनों दोस्त हैं। यदि मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो फिर कौन तुम्हारे काम आएगा? और हाँ, एक बात और, आज मेरे परिवार वाले भी गांव आने वाले हैं, तो भाभी से कहना कि अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रखें और मैं उन्हें अभी जाकर स्टेशन से लेकर आता हूं। अच्छा ठीक है, मैं अभी यहां से सामान लेकर घर जाता हूं। कुछ समय बाद विजय अपने परिवार को लेकर राघव के घर पहुंचता है। वहां पर राघव की पत्नी विजय के परिवार का आदर सत्कार करती है और फिर वे सभी बैठकर एक साथ बातें करते हैं। राघव भैया, मुझे आपके बारे में विजय जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। आप चिंता ना करें, अब से हम आपके साथ हैं। बस हम जैसा जैसा आपसे कहते जा रहे हैं, आप बस 1 साल तक वैसा ही कीजिए और आप देखिएगा कि आपको बहुत मुनाफा होगा। भाभी जी, सच कहूं तो विजय मेरे लिए एक फरिश्ते के जैसा है। यदि यह इस परिस्थिति में आकर मुझे ना संभालता तो पता नहीं मैं क्या करता। इसने एक फरिश्ते की तरह आकर मेरी डूबती हुई नैया को पार करा दिया। अब से राघव और विजय मिलजुल कर खेती करने लगे और सभी गांव वाले भी यह देखकर बड़े खुश थे। सभी लोग अब विजय से राय लिया करते थे, अपनी खेती में और सुधार करने लगे थे। लेकिन यह बात जमींदार को हजम नहीं हो रही थी। वह क्रूर जमींदार राघव से बहुत जलता था, इसलिए वह विजय को जाकर डराता है, धमकाता है ताकि वह राघव का साथ छोड़ दे और राघव की सारी फसलें एक बार फिर से बर्बाद हो जाए। वह पूरी तरह से एक बार फिर से गरीब हो जाए ताकि वह उसे कुछ पैसे देकर उसकी जमीन हथिया ले। लेकिन विजय उस जमींदार की एक नहीं सुनता। वह उसकी धमकियों से नहीं डरता। वह अपने मित्र राघव का साथ देता है और विजय अपने मित्र राघव के साथ मिलकर अच्छी तरह से खेती भी करता है और बाकी सभी गांव वाले भी विजय की राय लेकर ही अपनी खेती किया करते। देखते ही देखते 1 साल बीत जाते हैं और विजय ने जैसा बताया था, सभी के खेतों में जमींदार के खेतों के मुकाबले बहुत अच्छी फसल हुई थी। यह देखकर जमींदार बहुत निराश हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। वह राघव और विजय के पास पहुंचा। उसने राघव से अपनी गलती की माफी मांगी। राघव और विजय ने जमींदार को माफ कर दिया। देखते ही देखते अब राघव भी अच्छा मुनाफा कमा रहा था और अब उसके परिवार की स्थिति भी सुधरने लगी थी। उसके परिवार की स्थिति अब बेहतर से और भी बेहतरीन हो रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें एकजुट होकर मिलजुल कर काम करना चाहिए। यदि आप किसी का नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो आपका भी नुकसान होगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसी ही एक और कहानी के साथ।